Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करा था और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी ये सारा टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोग रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे 2-3 क्वेश्चन कर लिया जाए। उसके बाद रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस करेंगे। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, उसी के और भी 2-3 डिफरेंट फॉर्म हमने स्ट्रेचिंग के लिए बताए थे, उन पे भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conducting wire is Vd. What will be effect on drift velocity? First question, if current is doubled, second question, if potential difference is doubled. तो ये दो प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या बेटा? I इज इक्वल टू NE VDA। अब उस वायर में अगर हम करंट डबल कर दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा, ये हमको देखना। तो जब करंट आई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, अब करंट हमने 2I कर दिया भाई, तो 2I इज इक्वल टू N वही रहेगा, E वही रहेगा, इसको V डैश नाम दे देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे बेटा, NEA NEAI। So 1/2 is equal to VD upon VD dash, यानी VD dash is equal to 2VD। मतलब क्या हुआ? अगर हम करंट को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, और वो इस फार्मूले से भी दिख रहा था, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो Vd को डबल, I को डबल करेंगे तो Vd डबल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए फार्मूला हम वही यूज करेंगे, I इज इक्वल टू NE VDA। लेकिन वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं भाई? V बाई R इज इक्वल टू NE VDA। तो यहां से देखें तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा।
तो V को डबल करेंगे तो VD क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर ये ऐसा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VD डैश अपॉन VD इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, तब का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डैश, और जब पोटेंशियल डिफरेंस V है तो VD, ये V और V कैंसिल आउट हो गया, सो VD डैश इज इक्वल टू 2VD, ये आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, अब सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटा। There are two wires one of copper and other of iron connected in series in which same current I is flowing, same current flow कर रहा है, and they are of same क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा कि दिख रहा होगा फिगर में, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है, सेम है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एंड आयरन। कॉपर और आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो कर रहा होगा, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना। फाइंड आउट V1 अपॉन V2। कॉपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 ले रहे हैं और आयरन में V2, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, I इन कॉपर इज इक्वल टू करंट इन आयरन। करंट के लिए क्या फार्मूला है, NeVDA, तो VD इसका V1 है। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N1 मान ले, चार्ज तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इज इक्वल टू N2E V2A, जहां पे N2 क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयरन वायर। सो E और A कैंसिल आउट होगा दोनों साइड में, सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब हमको पता बेटा कि जो कॉपर है वो मोर कंडक्टिंग है। कॉपर मोर कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयरन से ज्यादा होता है। तो आंसर तो हमारा यही हो गया। अब इसमें कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये हमको देखना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज मोर देन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयरन, यानी ये जो वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो मोर कंडक्टिंग है। मोर कंडक्टिंग होने का रीजन ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ज्यादा होता है। सो V1 इज लेस देन V2, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो कॉपर में ज्यादा होगा और आयरन में कम होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, there is a conducting wire
of conical shape, कोन के शेप का एक कंडक्टिंग वायर बेटा, जैसा हमने फिगर में दिखाया है। यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आगे हम देखें तो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम फेस ए टू फेस बी। क्वेश्चन ये कि इसको एक सेल से कनेक्ट किया जा रहा है, इट इज कनेक्टेड बाय अ सेल। What will be effect? What will be, क्वेश्चन ये बेटा, what will be effect on following when we go from A to B? First, electric current. Second, current density. Third, drift velocity. Fourth, mobility. Fifth, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन ये करा कि इस वायर को एक सेल से कनेक्ट किया है, ए को हाई पोटेंशियल पे, बी एंड को लो पोटेंशियल पे। जब हम ए से बी तक मूव करेंगे तो इन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये हमको बताना है। सो करंट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहां से यहां तक जो मूव करेंगे बेटा, तो जो करंट यहाँ पे इंटर करेगा वही करंट यहाँ पे लीव करेगा, वही करंट किसी सेक्शन के थ्रू फ्लो करेगा। सो फर्स्ट करंट विल रिमेन सेम। I will be constant। करंट कांस्टेंट हो बेटा जब हम ए से बी मूव करेंगे। करंट डेंसिटी, सो करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला है J इज इक्वल टू I अपॉन A। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, करंट कांस्टेंट, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है बेटा, ए इज डिक्रीजिंग, ए डिक्रीज हो रहा है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। करंट डेंसिटी विल इंक्रीज। देन थर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई हमको हर चीज किसी न किसी लॉजिक, किसी न किसी फार्मूला या कॉन्सेप्ट से सोचना है। तो वीडी के लिए, वीडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो फार्मूला हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। So VD is equal to I upon N E A।
अब जब ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, जो कि डिनोमिनेटर में तो ये डिक्रीज करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बाकी वैल्यू क्या सब कांस्टेंट है। देन मोबिलिटी, फोर्थ, मोबिलिटी के लिए फार्मूला क्या बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज कर रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको पहले हम एनालाइज कर लें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। या फिर ड्रिफ्ट स्पीड का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कर लेते हैं, फिर फोर्थ को करेंगे। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला है, V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था बेटा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन A, यहां से हमने डिराइव किया था E अपॉन J इज इक्वल टू रो, E अपॉन J इज इक्वल टू रो। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, रो J, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा, तो इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, रो J। अब करंट डेंसिटी यहां हमने देख लिया है, करंट डेंसिटी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। सो एज करंट डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा बेटा, ये हो गया। अब मोबिलिटी पे आते हैं। मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, सो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहां से हम कर भी नहीं सकते, ये दोनों चेंज कर रहा है। अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है। अगर सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा है तब तो कांस्टेंट हो जाएगा मोबिलिटी, लेकिन अगर ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है तब म्यू इंक्रीज करेगा, ए से बी तक जाएंगे। तो अगर ई ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगा, ए से बी तक जाएंगे। तो अब कौन ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, तो हमको क्या करना होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा बेटा। और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, तो इसको हम करते हैं, देखो करंट के लिए फार्मूला है NE VD A, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I अपॉन ए करंट डेंसिटी हो गया, और ये हो गया NE VD। या इतना लंबा क्यों करे यार, ये VD का ही फार्मूला पुट कर दो, आसान बता रहे हैं। VD इक्वल टू क्या होता है, VD इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ।
एवरेज। ये फार्मूला हमने ड्रिफ्ट स्पीड का लिखाया हुआ है। तो अब इसी में ई से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय ई। तो ये क्या हो गया, स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। और ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो मोबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोबिलिटी कांस्टेंट होगा जब हम ए से बी तक जाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया बेटा। अब दो चीजें कांस्टेंट थी, एक करंट और दूसरा मोबिलिटी। ये कांस्टेंट होगा, बाकी सारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। चलो भैया रेजिस्टेंस पे आते हैं और रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। राइट डाउन, देयर इज a hollow cylinder of inner radius small r1, outer radius small r2, ब्रैकेट में लिख लो r2 greater than r1, and specific resistance rho. Write down further, the length of cylinder is L. Find out resistance of cylinder across its ends. इस वायर का एंड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। तो जो क्वेश्चन कर बेटा उसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते। देखो ऐसे है, तो ये हॉलो सिलेंडर, ये पोर्शन, ये वाला जो सेक्शन दिखा रहा है ये वाला सॉलिड पोर्शन है और अंदर का क्या हॉलो है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस इट्स टू एंड्स, लेंथ एल दिया हुआ, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। तो रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला बेटा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो रो लेंथ को L लिखेंगे। अब A किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, सॉलिड पोर्शन का, क्योंकि मटेरियल तो वही है ना यार, फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसी में से मूव करेगा। यहाँ तो यहाँ क्या है, ये कैविटी है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। तो इसका तो रेजिस्टेंस हमको नहीं कंसीडर करना, हमको सॉलिड पोर्शन का कंसीडर करना है। तो ए क्या हो जाएगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। So this will be its resistance. Now write down question number 5. Question number 5 लिखो। There are two wires A and B of same material. There are two wires A and B of same material. The ratio of their length is 2:3
and the ratio of their radii is 3:4. Find out ratio of their resistance. उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना, यानी RA/RB ये फाइंड आउट करना बेटा। तो RA क्या हो गया भाई, RA/RB इज इक्वल टू रो LA अपॉन एरिया ऑफ A by रो लेंथ ऑफ B अपॉन एरिया B। रो क्यों सेम लिया हमने, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो ये हो गया LA अपॉन LB इंटू एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B। ये तो LA अपॉन LB देखे तो 2/3 हो गया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr²। सो पाई RB स्क्वायर अपॉन पाई RA²। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, सो 2/3 इंटू RB इज 4, RA इज 3, तो 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जा 32 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 3 27। So this will be ratio of resistance of two wires RA upon RB। ये इसका आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 6। Resistance of a wire is 10 ohm find its resistance if it is stretched so that its length becomes double। तो लेंथ बिकम्स डबल करें कि एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर इसको स्ट्रेच कर दे सो दैट इट्स लेंथ बिकम डबल, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना। R इज इक्वल टू रो L/A। इस फार्मूले को हम नहीं यूज करेंगे बेटा, क्योंकि स्ट्रेच कर रहे हैं तो वायर का लेंथ बढ़ेगा, साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। हमने पहले ही बताया था, इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, रो L²/V। ये फार्मूला हमने लिखाया हुआ और कैसे आया ये भी बताया हुआ। एडवांटेज इसका क्या कि इसमें रो और V दोनों कांस्टेंट है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो पहले का रेजिस्टेंस 10 ओम है, इज इक्वल टू रो लेंथ L मान ले, L² by V
इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का रेजिस्टेंस यानी दूसरे केस में जब स्ट्रेच कर दिया तब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो रो लेंथ कितना हो गया भाई, डबल हो गया, तो 2l होल स्क्वायर बाई v। सो या तो इसी को इक्वेशन नंबर 2 कर दो और इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया बेटा r अपॉन 10 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे ये 4 आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू 40 ओम। So its resistance will be 40 ohm. So this is the answer. Next question लिखो। Resistance of a wire is 10 ohm. Find out its resistance if it is stretched so that its radius becomes half. So that its radius becomes half. हमने स्ट्रेच कर दिया और रेडियस हाफ हो गया। अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये फार्मूला होगा। देखो बेटा अब इस फार्मूले को हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि जब स्ट्रेच करेंगे रेडियस हाफ हो रहा है यानी एरिया पे इफेक्ट आ रहा है, तो लेंथ भी चेंज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, दो वेरिएबल है। तो इसके लिए हमने फार्मूला कराया था रो v अपॉन ए स्क्वायर। अब ये कैसे है, हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एल ए वी हो गया, ये ए स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू रो v अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं दिया, वायर है तो हम क्या मानेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। वैसे यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ तो सर्कुलर ही होगा। पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। इस फार्मूले को हम यूज करने जा रहे हैं। सो पहले क्या है भाई, रेजिस्टेंस 10 ओम और उस समय का रेडियस r सपोज कर ले, तो 10 इज इक्वल टू रो v अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। अब करा स्ट्रेच करने पे रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस बताना, उसको हम r सपोज कर ले, इज इक्वल टू रो वॉल्यूम वही रहेगा पाई स्क्वायर r बाई 2 टू द पावर 4। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 16 रो v अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दे और फिर फर्दर सॉल्व कर ले बेटा, तो r इज इक्वल टू 160 ओम। सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। Okay, now write down next question number 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा, फार्मूले हमको यही यूज करने, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि
कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो जाता है। और क्वेश्चन हम क्या दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये है, देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm। देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस if it is stretched so that its radius decreases by 1.25%। क्या कह रहा है कि वायर को, अभी पिछला क्वेश्चन क्या वही है, वहां रेडियस डिक्रीज करके हाफ हो गया था, यहाँ पे परसेंट में दे दिया, इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय 1.25%। और वो डिक्रीज भी बड़ा स्मॉल है बेटा। तो अब पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग मेथड आप जैसे पिछला क्वेश्चन के वैसे इसको सॉल्व करिए, वहां से अगर आप आंसर पाते हैं यानी आप सही हैं, तो उस मेथड को हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो लेंदी मेथड है। R इक्वल टू फार्मूला क्या यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो V अपॉन पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 इज इक्वल टू रो V अपॉन पाई स्क्वायर R टू द पावर -4। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा, वही ट्रिक हम यूज करने जा रहे हैं बेटा। यूनिट एंड मेजरमेंट में एक पावर रिलेशन हमने पढ़ा था, Z इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म C A टू द पावर M B टू द पावर -N। तो अगर एरर का फार्मूला, परसेंटेज एरर का फार्मूला यहां पे क्या होगा, तो डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू पावर टाइम्स डेल्टा A अपॉन A प्लस पावर टाइम्स डेल्टा B अपॉन B। ये फार्मूला, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो अब यही फार्मूला यहां पे लगाएंगे बेटा। ये एक टाइप से देखें तो पावर रिलेशन है, ये एरर के लिए फार्मूला है। अगर हम चेंज के लिए फार्मूला कहें, ये देखो एरर के लिए फार्मूला, पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव या ना, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एरर के लिए फार्मूला, ध्यान रखना बेटा। लेकिन चेंज के लिए, क्योंकि नया रेडियस चेंज, नया रेजिस्टेंस चेंज कर गया होगा, तो चेंज के लिए यहां से क्या फार्मूला हम लिखेंगे, इसको ऐसे हम लिख देंगे। यहां पे पावर कंसीडर करना होगा, क्या करना होगा भाई, यहां पे पावर कंसीडर करना होगा। तो अब इस टाइप का फॉर्मेट हो गया, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रिजल्ट इज इक्वल टू पावर टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन ए माइनस, क्योंकि नेगेटिव पावर है, पावर टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन बी। तो एरर में पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साइन वही रहता है। लेकिन अगर हमको चेंज निकालना है बेटा, तो एरर वाला ही फार्मूला लेंगे, पावर का साइन कंसीडर करेंगे। ये याद रखना, ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल है जबकि परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज बहुत ही स्मॉल हो। तो यहां पे देखिए 1.25% का है। अब स्मॉल हम किसको कहेंगे बेटा, ये डिपेंड करता है कि जो आंसर्स हमारे दिए हुए उनके बीच में माने कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर बहुत क्लोज है तो फिर स्मॉल एरर को भी, इसको भी हम स्मॉल नहीं कर सकते अगर डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी फिर गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन अब एक मान लो 10% दिया, एक 20% दिया, एक 30%, एक 40%, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल एरर कह सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा स्मॉल हम कैसे ले, अदरवाइज स्मॉल हम कंसीडर कर सकते हैं। मेडिकल में जनरली 8-9%, 10% तक हम स्मॉल कंसीडर करते हैं। इंजीनियरिंग में चलो 3-4% तक कर सकते हैं, तो 1.25% चेंज करना, अब ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बेटा, 1.25% ये है रेडियस में चेंज, इतना ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये कितना डिक्रीज किया, 0.0125 इस तरीके से। तो दिस इज स्मॉल क्वांटिटी। तो चेंज के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे रो तो चेंज कर नहीं रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, ये नहीं चेंज कर रहा, यानी चेंज क्या कर रहा, रेडियस। तो रेडियस चेंज कर रहा, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर टाइम्स, पावर का साइन कंसीडर करना होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना दिया हुआ बेटा, 10 ओम, इज इक्वल टू -4। ये जो चीज दिया हुआ, ये दिया क्या, पहले इसको समझो। ये जो 1.25 दिया बेटा, ये क्या दिया है, 1.25%। ये क्या दिया, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये चीज ये दिया हुआ। 1.25% इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, जबकि हमको वहां लिखना क्या, डेल्टा आर बाई आर। तो ये हो जाएगा 1.25 बाई 100। इसको हम निगेटिव लेंगे बेटा। निगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा, इसलिए हमने निगेटिव साइन लिया। यहां ध्यान रखना, निगेटिव लिया। तो ये क्या आ गया, डेल्टा आर बाई 10 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 4, और ये 1 और 5, तो 5 अपॉन 100। ये एक 0 कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.5 ओम। रेजिस्टेंस इतने से पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंक्रीज कर जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है यानी इंक्रीज कर जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, आर डैश इज इक्वल टू 10.5 ओम। सो दिस इज द आंसर। तो ये बड़ा एक शॉर्टकट मेथड है बेटा, लॉन्ग मेथड हम करना नहीं चाहते क्योंकि वो टाइम उसमें लेगा और टाइम किल होगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, क्वेश्चन नंबर 8। Resistance of a wire is 10 ohm. Find its resistance if it is stretched so that its length increases by 1.25%। यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा, तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V, वही जो अभी पावर फार्मूला दिखाया। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस
इज इक्वल टू पावर टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। पावर यहां पे पॉजिटिव है। अब ये क्या दिया, ये ध्यान रखना, ये दिया हुआ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये दिया हुआ बेटा 1.25। सो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा 1.25 बाई 100। सो डेल्टा आर अपॉन आर कितना दिया हुआ भाई 10 ओम इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25 बाई 100। डेल्टा आर यहां से आ गया बेटा 0.25। तो जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश वो कितना आ गया 10.25 ओम। सो दिस विल बी आंसर। अब इसको लॉन्ग मेथड से भी कर देते बेटा, ये वाला लॉन्ग मेथड से हम कर दे रहे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो करा था वो लॉन्ग मेथड से आप अपने से करिएगा। तो इसको कम से कम एक हम हिंट दे दें फटाफट की लॉन्ग मेथड से इसको कैसे सॉल्व करोगे, और वो एक लेंदी मेथड है, वैसे एग्जाम में नहीं करना चाहिए। यहां पे हम देखें बेटा तो हमने कितने स्टेप में किया, 1 2 3 4 5 स्टेप में किया। ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में होता है, यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जिन बच्चों का प्रैक्टिस होता है बेटा डायरेक्ट वो ये चीज दिमाग में ही कर लेते हैं, डायरेक्ट वो आंसर लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इतना स्मॉल है। लॉन्ग मेथड क्या होगा वहां से करके दिखाते हैं जैसे आप सोचते हैं। आंसर हमने यहाँ पे लिख देते हैं 10.25 ओम आ रहा है 10.25। क्योंकि जब इस लॉन्ग मेथड को देखेंगे और कहेंगे यार ये इतना लेंदी प्रॉब्लम है, तब आपको लगेगा कि नहीं ये सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया, नए मेथड को हमको सीखना चाहिए। कर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो 10 ये आर का ये फार्मूला, यहां से हम क्या करेंगे यहाँ 10 रख दिए इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको नया रेजिस्टेंस बताना है। जब इसका लेंथ 1.25% से इंक्रीज कर दिया तो नया रेजिस्टेंस आर मान लें हम, इज इक्वल टू रो। अब इस नए एल को लिखे क्या बेटा, नए एल को लिखे क्या, तो 1.25% से इंक्रीज करना है, यानी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1.25। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.0125 एल। सो जो नया लेंथ होगा एल डैश उसको हम नाम दे दें, इस रेजिस्टेंस को आर डैश, आर तो फार्मूला में है। तो एल डैश इसका टू क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ रहा है तो पहले लेंथ एल था और अब ये हो गया तो अब लेंथ क्या हो जाएगा बेटा 1.0125 एल, ये नया लेंथ होगा। ये यहां पे पुट कर दें तो 1.0125 एल होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें। सो आर डैश अपॉन 10 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1.0125 होल स्क्वायर। सो जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश इज इक्वल टू 10 इंटू 1.0125 होल स्क्वायर। अब देखो अभी देखो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, ये निकालने के लिए भी तुमको करना होगा तो 6 स्टेप यही होगा। अब इसका होल स्क्वायर करना सबसे बड़ी बात है बेटा, इसका होल स्क्वायर करना
और ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल चीज है। तो इसका होल स्क्वायर करके फिर हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा। तो वो जब करोगे, अब आप अपने मेथड से इसका होल स्क्वायर करोगे, वो लेंदी मेथड होगा। आप समझ रहे हैं ना बात जो हम कर रहे हैं कि दिस इंटू दिस करोगे। अब देखो 2 3 5 5 डिजिट का ये नंबर है और इसी से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन कितना लेंदी जाएगा। तो ये होगा 10 इंटू इसका होल स्क्वायर, हमारे हिसाब से ये हो जाएगा 1.025 अप्रोक्सीमेटली ये होगा बेटा। यानी थर्ड प्लेस तक तो यही रहा ना, फोर्थ प्लेस का हम नहीं जानते, थर्ड प्लेस तक आंसर यही आना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10.25 ओम। तो ये लेंदी मेथड है, ये इसका स्क्वायर ही हमने डायरेक्ट लिख दिया। आपको लग रहा है ये हमारे पास ट्रिक है बेटा, हमको ट्रिक पता है। कैलकुलेशन ट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन के लिए। कभी हम सिखाएंगे ये ट्रिक्स, कहीं कहीं हम बताएंगे ये ट्रिक हमने कैसे क्या किया। तो वो ये मेथड थोड़ा लेंदी मेथड था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो भाइयों। क्वेश्चन नंबर 9, अब इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए बेटा, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सो रेजिस्टेंस पे एक स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस बताया था, उस पे क्वेश्चन करते हैं। ये VI ग्राफ, दिस इज अ VI ग्राफ फॉर अ रजिस्टर। VI ग्राफ ड्रॉ करो बेटा फॉर 2 रजिस्टर्स। ये इस तरीके से रजिस्टर A, रजिस्टर B। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। फाइंड आउट RA अपॉन RB। ये क्या होगा ये हमको बताना है। दिया हुआ 2 रजिस्टर है, उनके VI ग्राफ का VI ग्राफ ये दिया हुआ। सो हमने क्या पढ़ा था बेटा कि VI ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। कंडीशन ये VY एक्सिस पे होना चाहिए, I X एक्सिस पे होना चाहिए। तो RA क्या होगा, इसका स्लोप हम एंगल किसके साथ लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, यानी ये वाला लेना होगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो RA हो गया tan 90 माइनस थीटा अपॉन RB। RB क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, यानी I के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो tan थीटा डायरेक्ट ले लेंगे, tan थीटा। सो दिस इज, ये cot थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो गया बेटा, या cot स्क्वायर थीटा इज टू 1 हो गया, या फिर इसी को 1 इज टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसी को cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, VI graph of 2 registers are given below. रजिस्टर A, रजिस्टर B। यहां पे इस एक्सिस पे V, ये ध्यान रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जनरली ध्यान नहीं जाता कि V किस एक्सिस पे, I किस एक्सिस पे है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, RA अपॉन RB निकालना है, RA अपॉन RB, ये फाइंड आउट करना भाई क्या होगा। अब 10 सेकेंड सोचिए बेटा, फिर इसको करते हैं।
तो देखो इसमें होगा क्या, वहां पे v यहाँ पे था, i यहाँ पे तो r इक्वल टू tan थीटा, जहां थीटा किसके साथ था, i के साथ था। तो या तो ऐसे सोच लो कि थीटा i के साथ लेंगे, थीटा किसके साथ लेना बेटा, i के साथ लेना, या फिर हम ऐसे सोचे कि v x एक्सिस पे और i y एक्सिस पे, तब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा, जहां थीटा किसके साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एंगल है जो वहां पे रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन ये क्या हो गया भाई, कॉट थीटा। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। इसको भी डिफरेंट फॉर्म में 1:cot स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, और ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पे हम करंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी आई ग्राफ ऑफ अ रजिस्टर इज लाइक दिस। किसी रजिस्टर का वी आई ग्राफ ये है बेटा, ये दिस इज ओरिजिन, this is A and this is B. अब क्वेश्चन क्या क्या वो लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन in which resistance is positive, R is positive. Second, reason in which resistance is negative. Last question, point at which resistance is 0. ये क्वेश्चंस है हमारे। तो रेजिस्टेंस क्या है, वी वाई एक्सिस पे, करंट आई एक्स एक्सिस पे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा बेटा, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और इसको हम स्लोप कहेंगे। तो इस रीजन में, इस पूरे में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ पे ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब आंसर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रीजन इन विच रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस उस रीजन में पॉजिटिव होगा जिस रीजन में स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये ओ से ए तक देखें बेटा, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव है, तो रीजन ओ ए रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। सेकेंड, रीजन इन विच
रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ए बी रीजन में क्या स्लोप नेगेटिव है, तो ए बी स्लोप इज नेगेटिव, सो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. थर्ड, पॉइंट एट विच रेजिस्टेंस इज जीरो, तो इट इज जीरो एट ए, क्योंकि वहां पे स्लोप क्या जीरो है. बेसिकली ये तीनों रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं बेटा, ये डायनामिक रेजिस्टेंस है. इसको पिछले किसी क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए. तो ए पे रेजिस्टेंस जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है. तो यहां पे देखें तो रेजिस्टेंस वी के साथ चेंज कर रहा है. अब पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू वी बाई आर. तो यहां से हम देखेंगे ना बेटा क्या मतलब, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब है. तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है. भाई यहाँ पे देखो ना, ये दो तीन हम दिखा दिए. यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गया, बढ़ रहा. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट इधर बढ़ रहा है. निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब, अगर निगेटिव रेजिस्टेंस है इसका मीनिंग क्या बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा और पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगा. जैसे ए बी रीजन में देखो, जब हम इस रीजन में दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, देखो इस रीजन में ये वाला जो रीजन है बेटा, कोई भी पॉइंट हम ले, दो तीन पॉइंट दिखा रहे हैं इस रीजन का. एक ये, देखो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट ये फ्लो कर रहा है, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट ये फ्लो कर रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस देखें घटा है यहां पे, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस घटा और यहां से यहां क्या हो गई, करंट इंक्रीज किया. पोटेंशियल डिफरेंस घटने पे करंट इंक्रीज कर गया. किसमें होता है बेटा, निगेटिव रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी होती है. सो लेट अस एंड द क्लास टुडे. वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न. टिल देन स्टे हेल्दी, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.